नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टडी पॉइंट फर्स्ट में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम बात कर रहे थे मानव भूगोल कक्षा 12 के अध्याय नंबर 4 प्राथमिक क्रियाओं की, और प्राथमिक क्रियाओं में हम बात कर रहे थे विभिन्न प्रकार की कृषियों की। आज हम बात करेंगे भूमध्य सागरीय कृषि की कि भूमध्य सागरीय कृषि क्या होती है। देखिए, जो भूमध्य सागरीय कृषि है ये भूमध्य सागर के सीमावर्ती जो क्षेत्र है, भूमध्य सागर के आसपास के जो क्षेत्र है वहाँ पर की जाती है, और इसमें ज़्यादातर खट्टे और रसदार जो फल होते हैं, इन खट्टे और रसदार फलों की ही कृषि की जाती है। यहाँ की जो मुख्य फसल है वह है अंगूर की, तो यहाँ खट्टे और रसदार फलों की ही कृषि की जाती है। तो देखिए क्या है भूमध्य सागरीय कृषि। आइए शुरुआत करते हैं भूमध्य सागरीय कृषि की। यहाँ खट्टे और रसदार जो फल है जैसे अंगूर, मौसमी, नींबू, अंजीर, जैतून आदि को वरीयता दी जाती है। अर्थात यहाँ पर खट्टे और रसदार जो फल है इन्हीं की कृषि की जाती है, जिसमें अंगूर है, मौसमी है, नींबू है, अंजीर है, जैतून है आदि विभिन्न प्रकार की कृषि की जाती है। जिसमें जो अंगूर की जो फसल है, इस अंगूर को सुखाकर मुनक्का और किशमिश भी बनाए जाते हैं, और यहाँ तक कि जो यहाँ की प्रमुख फसल है वो है ही अंगूर। देखिए, भूमध्य सागरीय कृषि की प्रमुख फसल अंगूर है। अंगूर की खेती यहाँ मुख्य रूप से की जाने वाली कृषि है। अंगूर को यहाँ प्रमुख रूप से वरीयता दी जाती है। वैसे तो यहाँ विभिन्न प्रकार के खट्टे फलों की कृषि की जाती है, लेकिन इन खट्टे फलों में सबसे जो प्रमुख फसल है, इसमें जो प्रमुख फसल वो है अंगूर की फसल। तो यहाँ अंगूर की फसल यहाँ की प्रमुख फसल है। प्रमुख क्षेत्र देखिए कहाँ कहाँ पर भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। यह कृषि वैसे तो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में की जाती है, जैसे दक्षिणी यूरोप में की जाती है जो भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्र है वहाँ पर। उत्तरी अफ्रीका में जो ट्यूनीशिया का क्षेत्र है वहाँ पर की जाती है। दक्षिणी अमेरिका में जो चिली क्षेत्र है वहाँ की जाती है। दक्षिणी अफ्रीका में और ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय कृषि की जाती है। वैसे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है भूमध्य सागरीय कृषि। भूमध्य सागरीय कृषि के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है, इसलिए भूमध्य सागरीय कृषि को बिल्कुल कन्फर्म तरीके से याद कर लेना। भूमध्य सागरीय कृषि क्या है एक बार फिर देख लीजिए। यह कृषि भूमध्य सागरीय जो कृषि है भूमध्य सागर के आसपास के क्षेत्रों में की जाती है, जैसे दक्षिणी यूरोप है, उत्तरी अफ्रीका है, ट्यूनीशिया, दक्षिण अमेरिका में चिली क्षेत्र है, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इनमें यह कृषि की जाती है। वैसे इसमें खट्टे और रसदार जो फल है इनको ज़्यादा वरीयता दी जाती है, जिसमें मौसमी, अंगूर, नींबू, अंजीर, जैतून ये विभिन्न प्रकार की इसमें फसलें की जाती है। प्रमुख फसल की बात करें तो यहाँ की प्रमुख फसल है अंगूर। अंगूर की यहाँ प्रमुख रूप से फसल तैयार की जाती है और अंगूर की कृषि को ही वरीयता दी जाती है। देखिए, एक नोट डाल के एक सबसे इम्पोर्टेंट जो ये टॉपिक है, यहाँ पर नोट डाल के एक बिंदु लिखा है। देखिए क्या है, शीत ऋतु में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फल व सब्जियों की आपूर्ति भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से ही होती है। मान लीजिए कि प्रश्न आ जाए कि बताइए शीत ऋतु में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका से फल और सब्जियों की आपूर्ति किस क्षेत्र से की जाती है। तो शीत ऋतु में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका में फल और सब्जियों की आपूर्ति कहाँ से की जाती है, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों से ही की जाती है। ये हुई बात भूमध्य सागरीय कृषि की। आगे हम अगली कृषि की बात करेंगे, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि की। भूमध्य सागरीय कृषि के बाद में हम अगले बात करेंगे सहकारी कृषि की कि सहकारी कृषि क्या होती है। तो आइए शुरुआत करते हैं सहकारी कृषि की। किसमें सहकारी कृषि में कृषकों का एक समूह अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य संपन्न करता है। देखिए, इसमें क्या होता है सहकारी कृषि में कि कृषकों का एक बहुत बड़ा समूह अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से स्वेच्छा से एक सहकारी संगठन बना लेता है, जिसका वह स्वयं सदस्य बन जाता है और वहाँ पर लोगों को सस्ती कीमतों पर खाद और बीज की व्यवस्था उपलब्ध करवाता है। तो इसमें क्या होता है, कृषकों का एक समूह होता है जो अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से स्वेच्छा से एक सहकारी संस्था बना लेता है और कृषि कार्य संपन्न करता है। इसमें क्या होता है, खाद बीज की जो व्यवस्था है सस्ते दरों पर उपलब्ध कराई जाती है।
इसमें खाद बीज की व्यवस्था क्या की जाती है, सस्ते दरों पर उपलब्ध कराई जाती है। वैसे सहकारी कृषि की बात करें तो इसे सबसे ज्यादा सफलता किस देश को मिली, डेनमार्क को। सबसे ज्यादा सफलता सहकारी कृषि में डेनमार्क को मिली। इसमें जो सभी कृषक हैं वो सभी कृषक सहकारी संस्था के सदस्य हैं। तो ऐसा कौन सा देश है जिसमें सभी कृषक सहकारी कृषि के सदस्य हैं, तो वह देश है डेनमार्क। और सबसे ज्यादा सफलता सहकारी कृषि में किस देश को मिली, वो डेनमार्क को ही मिली। ये हुई बात सहकारी कृषि की। सहकारी कृषि के बाद में आगे हम बात करेंगे सामूहिक कृषि की। देखिए सामूहिक कृषि क्या होती है। सामूहिक कृषि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसमें किसी परिवार के सभी सदस्य मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखिए उत्पादन के सभी साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है। उत्पादन के सभी जो साधन हैं इस पर सभी जो समाज है उन सभी समाजों का या फिर किसी एक समाज का जो है स्वामित्व होता है। तो सामूहिक कृषि में क्या होता है, उत्पादन के सभी साधनों पर संपूर्ण समाज का स्वामित्व होता है। इसमें परिवार के सभी लोग मिलकर कार्य करते हैं। इसमें परिवार में जितने भी लोग होते हैं वो सारे लोग मिलकर के एक साथ कार्य करते हैं। सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलक होज नाम दिया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से कि बताइए सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में क्या नाम दिया गया, तो सामूहिक कृषि को सोवियत संघ रूस में कोलक होज का नाम दिया गया। आगे है देखिए, इसी प्रारंभ में पूर्व सोवियत संघ में ही शुरू किया गया। जो सामूहिक कृषि है इसे प्रारंभ में तो पूर्व सोवियत संघ में ही शुरू किया गया था, लेकिन बाद में अन्य समाजवादी जो देश थे उन समाजवादी देशों ने भी इसे अपना लिया। ये थी सामूहिक कृषि जिसमें उत्पादन के सभी साधनों पर जो है परिवार के सभी लोगों का अधिकार होता है और इसमें किसी परिवार के सभी लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। और इस सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलक होज का नाम दिया गया था। तो ये सामूहिक कृषि हुई। सामूहिक कृषि के बाद में हम आगे जो प्राथमिक क्रियाएं हैं इसमें बात करेंगे खनन कार्य की। तो खनन क्या होता है, देखिए जमीन से जितने भी प्रकार के जो पदार्थों को खोदकर निकाला जाता है उसे ही खनन कहते हैं। अर्थात जमीन से खोदे गए पदार्थ ही क्या कहलाते हैं, खनन। देखिए जमीन से विभिन्न प्रकार के खनिजों को खोदना ही खनन कहलाता है। मतलब जो खोदा जाता है जमीन से विभिन्न प्रकार के खनिजों को, इस खोदने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, खनन कहते हैं। तो जमीन से विभिन्न प्रकार के खनिजों को खोदना ही क्या कहलाता है, खनन कहलाता है। वैसे खनन की विधियों की बात करें तो खनन की दो विधियां हैं, एक धरातलीय खनन और एक भूमिगत या कूप की खनन। अगर धरातलीय खनन की हम बात करें तो जो हमारा धरातल है इस धरातल के ऊपरी क्षेत्रों से ही जो विभिन्न प्रकार के खनिजों को खोदा जाता है उसे धरातलीय खनन कहते हैं। लेकिन जब भूमि की अधिक गहराइयों में अगर विभिन्न प्रकार के खनिजों को खोदा जाता है तो उसे भूमिगत खनन या फिर कूप की खनन कहा जाता है। इसमें भूमि के अंदर विभिन्न गहराइयों में बहुत अधिक गहराई के साथ में खोद करके खनिजों को निकाला जाता है। ये खनन की विधियां हुई। आगे हम बात करेंगे खनन कार्यों को प्रभावित करने वाले कारकों की। तो खनन कार्यों को प्रभावित करने वाले कारकों में दो कारक हैं, भौतिक कारक और आर्थिक कारक। भौतिक कारक में हम बात करें तो खनिजों के निक्षेपों के आकार, खनिजों के जमाव, कितने दूरी पर खनिज जमे हुए हैं, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से खनिज हैं। तो खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी, कौन कौन से खनिज यहाँ पर हैं, जैसे लोहा है, सोना है या चांदी है, धात्विक खनिज है या फिर अधात्विक खनिज है, इनकी ये श्रेणियाँ। और उपस्थिति की अवस्था, ये भौतिक कारक में आते हैं। खनन कार्य को प्रभावित करने वाला पहला कारक भौतिक कारक, इसमें खनिज निक्षेपों के आकार, श्रेणी और उपस्थिति की अवस्था। आगे खनन कार्य को प्रभावित करने वाला कारक है आर्थिक कारक। आर्थिक कार्य में क्या है, आर्थिक कारक है, इस आर्थिक कारक में क्या है, पूंजी, यातायात और श्रम पर होने वाला व्यय। आर्थिक कारक में जो खनिजों को खोद कर निकाला जाता है इसमें किस प्रकार का व्यय होता है, कितना व्यय होता है वो आता है। इसमें पूंजी, यातायात और श्रम पर होने वाला व्यय आता है। इसी के साथ ही हमारा मानव भूगोल कक्षा 12 का जो अध्याय नंबर 4 था वो समाप्त होता है। आगे हम मानव भूगोल कक्षा 12 के अध्याय नंबर 5 की बात करेंगे अगले वीडियो में।
लेकिन अगले वीडियो में अध्याय नंबर 5 की बात करने से पहले एक इम्पोर्टेंट बात मैं तुम्हें बताना चाहूँगा कि मैंने जो है YouTube प्लेटफॉर्म पर जो मानव भूगोल कक्षा 12 नामक जो पुस्तक है इसको क्लियर कराने की एक मुहिम चलाई है। मैं इसे मानव भूगोल नामक जो बुक है इसको क्लियर कराना चाह रहा हूँ यूट्यूब पर, लेकिन इसमें अधिक से अधिक आपका सहयोग चाहिए। मुझे सहयोग क्या चाहिए कि जो हमारे वीडियोज़ हैं इन वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, और जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो हम आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन देखते हैं कि जो है हमारी मानव भूगोल नामक बुक है ये कहाँ तक और कब पूरी होती है, लेकिन जितनी जल्दी पूरी होगी तो कब होगी, तो इसमें अधिक से अधिक तुम जैसे YouTube को सब्सक्राइब भी करोगे हमारे चैनल को या अधिक से अधिक शेयर करोगे तो मैं जल्दी से जल्दी अगले जो पार्ट है अगले अध्याय है उनको क्लियर कराने की कोशिश करूँगा। लेकिन हम अगले अध्याय की चर्चा करेंगे, तब तक के लिए आज्ञा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।